Hello, myself Dr. B.L. Bisnoy. Now we're discussing about animal tissue or human body tissue. We know that human body have four type of tissue like as human tissue. Four type of tissue. First of all, epithelial tissue. सबसे पहला आपका उपकला ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक हिंदी में कहें तो. थर्ड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू हिंदी में कहें तो पेशीय ऊतक. और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. ये सभी टिश्यू होते हैं वो सेल्स की ग्रुपिंग से बनते हैं. क्योंकि डेफिनेशन के बारे में अपन ये डिस्कस करते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, मे सिमिलर इन फंक्शन और मे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट ओरिजिन में ऑलवेज सिमिलर होंगे. ओरिजिन इनकी असेंशियल जो टर्म एंड कंडीशन है, और फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो ह्यूमन बॉडी में जो चार प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं उनके स्पेसिफिक फीचर होते हैं. लाइक एज इनके मैं फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँ आपके सामने तो इनका फंक्शन क्या है. ये ग्रुप ऑफ सेल्स है और आप कहेंगे इनका फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन. क्या है भाई? प्रोटेक्शन. सेकंड वन सिक्रीशन, यानी कि आपकी ग्लैंड्स के अंदर भी यही मिलता है, सिक्रीशन. और आपका एब्जॉर्प्शन. आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी आपकी बॉडी के अंदर कार्य होता हो, एब्जॉर्प्शन का कार्य होता हो और प्रोटेक्शन का कार्य होता हो, वहाँ आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा. लाइक एज स्किन आपकी अपर लेयर एपिडर्मिस जो एक एपिथेलियल टिश्यू है. देखिए ग्लैंड्स, बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशन का कार्य करती है, वहाँ पर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू है. एब्जॉर्प्शन जैसे आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर कहें कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर भी आपका यही एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है. ये अलग अलग प्रकार का होता है. आगे इसका अपन क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट, इसलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू है. डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है लाइक बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ. यानी कि एक जगह से किसी न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को लेकर जाना, दूसरी जगह पर उसको डिलीवर करना, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, ये मेजर फंक्शन रहता है इनका कनेक्टिव टिश्यू का. तो पहला मेजर फंक्शन आपने कहा कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, पहली बात. दूसरी बात, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, जैसे सपोर्ट स्ट्रेंथ लाइक एज बोन अपनी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी. बाकी आप ब्लड के बारे में वगैरह सारे फंक्शन अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ जनरल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. मस्क्यूलर टिश्यू. मस्क्यूलर टिश्यू आपका किसमें हेल्प करता है? तो आप कहेंगे बॉडी की पोस्चर चेंज करने में और पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है. जैसे अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ये अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं. पोस्चर चेंज करते हैं, जैसे आप आलती पालती मार के बैठे हैं, खड़े हो जाते हैं उसी जगह पर, या उसी जगह पर लेट जाते हैं, आपने करवट बदली है, ये आपने पोस्चर चेंज किया है. पोजीशन चेंज करना या पोस्चर चेंज करना या लोकोमोशन कह दो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका मसल्स है वो रेस्पॉन्सिबल है ना. चेंज इन पोजीशन एंड पोस्चर, इन सब कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है भाई आपकी बॉडी के अंदर? मस्क्यूलर टिश्यू. नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू भाई सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है बॉडी में, कॉन्शियसनेस के लिए. आप अपनी बॉडी में कॉन्शियसनेस है, सचेतना है, जागरूकता है. ये अपन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस को कैसे फील करते हैं या फिर उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है. तो एक सिंपल वे में कह सकते हैं कॉन्शियसनेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, किसी भी सजीव का लाक्षणिक लक्षण होता है सचेतना, है ना. और सचेतना का मीनिंग क्या है? बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई.
और एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, किसी भी टाइप का स्टिमुलस उद्दीपन हो सकता है। और उस उद्दीपन को जो आप रेस्पॉन्ड करते हो उसे ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, कई बार उसे अवेयरनेस भी कहते हैं, कई बार उसे सेंसिटिविटी भी कह सकती है। जैसे ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, इन तीनों वर्ड्स में से, टर्म्स में से कुछ भी आपको मिल सकती है देखने को। तो नर्वस टिश्यू आपकी कॉन्शियसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसमें सेंसिटिविटी पाई जाती है और कंडक्टिविटी पाई जाती है। यानी कि आप यूं कहेंगे कि इसमें एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस। एक्साइटेबिलिटी का कैरेक्टर भी इसमें मिलेगा, ये मसल्स के पास भी होता है भाई एक्साइटेबिलिटी का कैरेक्टर। एंड एक्साइटेबिलिटी के साथ साथ आप बात करेंगे कंडक्टिविटी, चालकता, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य। समाचार को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो आपकी बॉडी में वायर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जैसे अपने घरों में सर्किट लगा रखा होता है वैसे सर्किट का कार्य भी कर रहा है कौन, नर्वस टिश्यू। और आप ये याद रखेंगे इन दोनों टिश्यूज में कुछ खास डिफरेंस देखने को मिलेगा। मसल्स और न्यूरॉन्स की जो एबिलिटीज है, जो इनके मेजर फंक्शन है उनके बारे में आप देखिएगा। मसल्स के क्या मिलेगी आपको, एक्साइटेबिलिटी मिलेगी, एक्साइटेबिलिटी मिलेगी, साथ साथ में कि उत्तेजनशीलता, हिंदी में कहें तो उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता ये मसल्स के पास आपके पाई जाती है, उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशील पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी पाई जाती है, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, दो कैरेक्टर इसके हैं। तो इसमें एक्साइटेबिलिटी तो दोनों के लिए कॉमन है और न्यूरॉन्स के पास कंडक्टिविटी का कैरेक्टर है, वहीं मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का कैरेक्टर है, संकुचनशीलता देखने को मिलती है। मसल्स और न्यूरॉन्स एक दूसरे के मामले में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों के पास एक्साइटेबिलिटी मिलेगी, और डिसिमिलरिटी की बात करें तो न्यूरॉन्स के पास कंडक्टिविटी मिलती है और मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मिलती है। अब मैं अगली बात करता हूं आपके सामने, तो अपन बात करेंगे कि भाई आप कहते हैं टिश्यू, सबसे पहला डेफिनेशन अपन यहाँ पर लौट के आना चाहते हैं मसल्स की और न्यूरॉन्स की फिजियोलॉजी पर, मोटर एंड प्लेट पर, और कैसे स्टिमुलस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या आगे ट्रांसमिट होता है स्टिमुलस, उसके बारे में बात करते हैं। टिश्यू का मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है। तो आप कहेंगे ऐसे तो कोशिकाओं का समूह बहुत सारे कोशिकाओं का समूह देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें एक और चीज देखने को टर्म अपने को लगानी पड़ेगी, which are similar in function, similar in origin or may similar in function, similar in origin or may similar in function and structure, may similar in function and structure। फंक्शन और स्ट्रक्चर में यानी कार्य और संरचना में समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति में हमेशा ही समान रहेंगे। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ओरिजिन में सिमिलर होने का मीनिंग क्या है। तो आप देखिएगा ओरिजिन की बेसिस पर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पास देखेंगे, किसके पास जाएंगे भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओरिजिन की बात करने के लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखेंगे जब अपना एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर अपने बॉडी के अंदर सबसे पहले एक न्यूरल ट्यूब बनती है और उसमें 3 जर्म लेयर ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले जर्म लेयर का ओरिजिनेशन होता है। कितनी जर्म लेयर बनती है बेटा, 3 लेयर। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी है तो अपन बात करते हैं, देखिएगा जरा तीनों जर्म लेयर की। तो आप देखेंगे कि जर्म लेयर कौन सी है, आपकी बॉडी में 3 जर्म लेयर है। जननिक स्तर, कितने जर्म लेयर बनते हैं आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, तो आप कहेंगे 3। पहला जर्म लेयर आपका एक्टोडर्म, कौन सा डर्म है भाई, एक्टोडर्म है। दूसरा आपका जर्म लेयर है मीजोडर्म, मीजोडर्म। तीसरा आपका जर्म लेयर रहेगा भाई एंडोडर्म, कौन सा डर्म भाई, एंडोडर्म। यानी ये 3 जर्मिनल लेयर बनती है आपके डेवलपमेंट के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। यानी कि एक टिश्यू होगा वो स्पेसिफाई जर्म लेयर से ओरिजिनेट होगा, ये बात करेंगे अपन। आगे अपन देखेंगे कि कौन सा टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है।
तो सबसे पहले आपने कहा आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से बनता है। एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये तीनों जर्म लेयर से बन सकता है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होगा। उसकी लोकेशन के बेसिस पर या लोकेशन से डिसाइड किया जाएगा कि ये कौन सी जर्म लेयर से बना है। तो देखिएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड लास्ट वन इज एंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर, निम्न में से कौन सा ऊतक है जो तीनों प्रकार की जनन स्तरों से निर्मित होता है। तो आप आंसर देते हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो तीनों प्रकार की जनन स्तरों से, जन्म लेयर से ओरिजिनेट होता है भाई। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं दूसरे टिश्यू की। सेकंड वन पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट आपका एपिथेलियल टिश्यू है, सेकंड वन पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बनता है, तो आप कहेंगे ये मीजोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है भाई? मीजोडर्म। इसका ओरिजिनेशन होता है वो मीजोडर्म से होता है। थर्ड टिश्यू जो आपके पास आता है वो टिश्यू है आपका मसल्स, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। और इसका ओरिजिनेशन जो होता है आपका वो कौन सी जर्म लेयर से है, तो आप कहेंगे मीजोडर्म से। इसका भी जो ओरिजिनेशन है वो आपका मीजोडर्म से होता है। और आप थर्ड फोर्थ वन टिश्यू की बात करेंगे बेटा, तो आप पाएंगे कि फोर्थ टिश्यू कौन सा है, तो आपका बचा है कौन सा? नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन, आपका नर्वस टिश्यू। और इसका ओरिजिनेशन आपका एक ही जर्म लेयर से होता है जिसको कहते हैं आप एक्टोडर्म। नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। इसका एक एक्सेप्शन आएगी, एक सेल्स, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे तब, माइक्रोग्लियोसाइट्स, वो आपकी मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, बाकी सारी सेल्स होती है वो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। आगे की अपन बात करेंगे कि मसल्स, मसल्स में कैसे स्टिमुलस है जो ट्रांसमिट होता है, और न्यूरॉन पे कैसे स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है। तो मसल्स के पास, मसल और न्यूरॉन वो आपके ऐसे टिश्यू हैं जिनमें एक्साइटेबिलिटी मिलती है। एक्साइटेबिलिटी का मीनिंग है कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस आप उद्दीपन दोगे तो ये उसको रेस्पॉन्ड करेगी, है ना। इसका मीनिंग ये है कि भाई मसल्स और न्यूरॉन्स ही, नर्वस टिश्यू ही आपकी बॉडी में दो ऐसे टिश्यू है जिनके पास क्या मिलती है भाई? एक्साइटेबिलिटी। तो सबसे पहले अपन मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि मसल्स की स्ट्रक्चर कैसी रहती है। सबसे पहली बात है आपकी मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू। और आपके मन में पहला सवाल यहाँ से आके शुरू होता है कि आप जानते हैं अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है। और सेल की ग्रुपिंग से क्या बन रहे हैं? टिश्यू बन रहे हैं। सेल्स आपस में ग्रुपिंग करती है और किसका फॉर्मेशन करती है भाई? टिश्यू का। तो मस्क्यूलर टिश्यू, मसल, एक मसल नाम सुनते हैं, एक मसल चीज क्या है? तो मस्क्यूलर टिश्यू में आप देखेंगे मसल इज ए टिश्यू। मसल क्या चीज है? आपके सामने सवाल आके उठता है तो आप नाम देंगे मसल इज ए टिश्यू, नॉट, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ ए सेल। ये एक प्रकार का सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। मसल इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। दूसरी अपन वर्ड कहें तो आप कहेंगे कि सर सेल किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आप कहते हैं कि सेल किसे कहेंगे? इनको अपन ग्रुप ऑफ टिश्यू कहते हैं। तो उसकी अपन एनाटॉमी को एनालिसिस करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कि मसल की स्ट्रक्चर, एक जनरल वे में मैं मसल की स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। मसल आपकी बॉडी में होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? तीन प्रकार की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियां। दूसरी आपकी कौन सी मसल रहती है भाई? स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां। और तीसरी आपके पास रहती है भाई कार्डियक मसल, यानी हृदय पेशियां। तीन प्रकार की मसल है। इनकी बेसिक एनाटॉमी में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियां होती है वो स्ट्रिएटेड होती है, वॉल्यूंट्री होती है, यानी एस्टिक होगी प्लस रेखित होगी। मैं सिंपल वे में सिंपल डिफरेंसेस बताऊं तो आप देखिए, एक तो ये वॉल्यूंट्री है, आपकी इच्छा पर काम करती है, विल पावर पर काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन होना है कि रिलैक्सेशन होना है, यानी कि ये एस्टिक है। दूसरी आपकी बात करें ये क्या चीज़ है, तो आपने कहा ये
एनाटॉमी के बेसिस पर स्ट्रिएटेड है, रेखित है। कैसी है भैया? रेखित है। इसका मतलब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? रेखाएं देखने को मिलेगी, बैंड्स देखने को मिलेंगे, रेखित है। वहीं आप स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो आपके पास स्मूथ मसल कैसी स्ट्रक्चर के रूप में आती है, तो आप कहेंगे ये इनवॉल्यूंटरी है, अनिश्चित है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, ये आपकी विल पावर पर डिपेंड नहीं रहती है भैया। दूसरी बात करें, ये नॉन स्ट्रिएटेड है। कैसी है? अरेखित है, नॉन स्ट्रिएटेड है, अशाखित है, अरेखित है। तीसरी बात अपन करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल भी इनवॉल्यूंटरी है। ये आपकी पावर पर डिपेंड नहीं करती, कि आप जानते हैं हार्ट हमेशा ही कॉन्टिन्यूसली वर्किंग करता रहता है। हार्ट स्टॉप कर दे तो फिर आदमी की जय श्री राम हो जाता है भाई, है ना। और ये भी आपको कैसी दिखाई देगी? स्ट्रिएटेड, रेखित दिखाई देगी। कौन भाई? कार्डियक मसल। ये स्केलेटल मसल होती है, ये नॉन ब्रांच्ड है। स्मूथ मसल्स भी आपकी नॉन ब्रांच्ड है, बट कार्डियक मसल होती है वो शाखित होती है। ये भी नॉन ब्रांच्ड है, अशाखित है। कैसी है भाई? अशाखित है, नॉन ब्रांच्ड। और आपकी जो स्मूथ मसल है ये भी नॉन ब्रांच्ड है। कैसी है? अशाखित है, नॉन ब्रांच्ड है। और तीसरी आपने बात किया है कार्डियक मसल की, तो इट इज ब्रांच्ड मसल। ये एकमात्र ऐसी मसल है जो शाखित होती है, ब्रांच्ड मसल। आई बात समझ में? मैं सीधा सा इसकी फिजियोलॉजी पर लौट के आता हूँ कि कैसे ये कार्य करती है, इनके अंदर स्टिमुलस को कैसे रेस्पॉन्ड किया जाता है, कैसे इसमें एक्साइटेबिलिटी होती है। जानते हैं कि इम्पल्स के कंडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, या स्टिमुलस के कंडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो तो न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल है। और न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन, न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन कौन सेंड करता है? तो आप कहते हैं वो ब्रेन कह रहा है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है या रिलैक्सेशन करना है। जैसे ये कोई आप हाथ था और आपने देखा गर्म वस्तु थी, आपने उस वस्तु को कर लिया, तो यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, और किसके पास जाएंगे भाई? ब्रेन के पास। किसके पास जाएंगे? ब्रेन के पास। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास। इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे सर सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ आपके सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व। और सेंसरी नर्व इन इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजेंगे भाई? ब्रेन के पास। और ब्रेन इन इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने का कार्य करता है। समाचार है उसको मिली सेकेंड्स में एनालिसिस करता है। जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आई है वो एक एनालिसिस करता है। ब्रेन एक एनालाइजर ऑर्गन है, एनालिसिस करके इसको रेस्पॉन्ड देगा। किसको रेस्पॉन्ड देगा? अपनी बॉडी को, कि हाथ वहाँ से हटाना है। ये पूरी रिएक्शन है वो आपकी मिली सेकेंड्स में हो रही है। ब्रेन को कह दो, या फिर मैं ज़्यादा अच्छा कहूँ तो आप कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपकी सीएनएस के पास जाएगी। ये कहना ज़्यादा अच्छा है। सीएनएस में आपकी स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व हो रही है, और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आप कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपकी गई किसके पास बेटा? सीएनएस के पास। और सीएनएस ने इसको रिप्लाई किया, इन मसल्स को रिप्लाई किया, और क्या कहा कि भाई हाथ को वहाँ से हटाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेकर आया है न्यूरॉन। न्यूरॉन को आप कहते हैं मोटर नर्व। क्या कहते हैं? मोटर नर्व। सेंसरी नर्व इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेकर गई है? आपके सेंसरी ऑर्गन से कहाँ तक? सीएनएस तक। और सीएनएस ने जो वापस रेस्पॉन्ड किया है वो कौन इन्फॉर्मेशन लेके आई है? मोटर नर्व। जो आपकी हाथ की मसल जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के पास लेकर आई, आपने वहाँ से हाथ हटा लिया। ये रियल में ये मैकेनिकल जो प्रोसेस हुआ है ये हुआ कैसे है, इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू आई है और कैसे आई है? न्यूरॉन। जैसे ये आपका न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन का टर्मिनल भाग है, जिनको आप कहते हैं भाई एक्सॉन का टर्मिनल भाग, जिसे आप क्या नाम देते हैं भैया? टीलोडेंड्रिया। छोटे छोटे पार्ट में बटा रहेगा, ऐसे छोटे छोटे नोब बना देगा वो। और इन नोब को आप नाम देंगे सिनेप्टिक नोब। क्या नाम देंगे? सिनेप्टिक नोब। ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन है किसका? एक्सॉन का। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं सेल बॉडी साइटोन, और सेकंड वन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पहला डेंड्रॉन्स और दूसरे एक्सॉन्स।
डेंड्रॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते हैं, किससे, सेंसरी ऑर्गन से, या पीछे से जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके कौन लेके आएगा, आपका डेंड्रॉन। जैसे ये मैं एक स्ट्रक्चर बताऊं न्यूरॉन की, तो ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, और इसमें मेजर आपको जो राउंड स्ट्रक्चर या सर्कुलर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है साइटोन, सेल बॉडी बोलते हैं उसको। और ये जो साइटोन के पास साइड में ऐसे आपके डेंड्रॉन्स निकले हुए रहेंगे भाई, कैसे डेंड्रॉन्स देखिएगा जरा, यहाँ ऐसे छोटी छोटी ब्रांचें निकली हुई रहती है, उन ब्रांचों की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनको आप कहते हैं बेटा डेंड्रॉन। और ये बाकी जो बड़ी स्ट्रक्चर है, बड़ी ब्रांच है, इसका नाम आपने रखा है एक्सॉन। ये तो जो कहता है साइटोन, जो क्या कहलाता है भाई, साइटोन। इसको आप कई बार सेल बॉडी भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और दूसरा ये है डेंड्रॉन, आप क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। ये सारे डेंड्रॉन हैं चारों तरफ। और ये है आपका एग, जिसकी आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखी है, ये एक्सॉन। और ये एक्सॉन का टर्मिनल भाग है, अंतस्थ भाग है, जिसको आपने कहा टर्मिनल आर्बोराइजेशन, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन। और ये टर्मिनल पार्ट है वो मसल के साथ जंक्शन बनाएगा, किसके साथ जंक्शन बनाएगा, मसल के साथ। जब ये मसल के साथ जंक्शन बनाता है, संधि बनाता है, तो उसे अपन मोटर एंड प्लेट कहते हैं, या नर्व एंड प्लेट। देखिएगा ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन की बात की अपन ने। और इसके नीचे आप देखते हैं कि कैसे मसल पाई जाती है, तो यहाँ पर एक मसल आपको ऐसे लोकेटेड रहती है, ये मसल्स हैं, ये मसल की मेम्ब्रेन है। और आप जानते हैं मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम दिए गए हैं, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं, अलग अलग टिश्यू में सेल को अलग अलग बोलते हैं। जैसे मसल की सेल को मसल फाइबर कहते हैं, और मसल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये याद होना चाहिए भाई। इसमें अब क्या होता है आपका, ये इंफॉर्मेशन है, जैसे इस एक्सॉन से कोई इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ से कोई आपका इंफॉर्मेशन आता है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचती है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे वो वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनको आप क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। क्या नाम देते हैं भाई, सिनेप्टिक वेसिकल। ये क्या सिनेप्टिक वेसिकल में क्या पाया जाएगा, सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। जनरली आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इनहिबिटरी और दूसरे होते हैं एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी कह दो और एक्साइटेटरी कह दो। इनहिबिटरी का काम होता है इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं जाने देना, और एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी का कार्य होता है भाई इन्फॉर्मेशन को आगे सर्कुलेट करना। और जो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और जो मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका एसिटाइल कोलिन है। और आपके इस सिनेप्टिक वेसिकल में फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं एसिटाइल कोलिन को, यहाँ पर ये सिनेप्टिक वेसिकल है, आपका सिनेप्टिक वेसिकल, पुटिकाएं वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। और इसमें क्या भरा हुआ है, तो आप नाम देते हैं भैया न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए रहते हैं। कौन भरे हुए रहते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। आपके इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आपने कहा ये डॉटेड पॉइंट दिखा रखा है, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, एक तो स्टिमुलेटरी होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। और अपन ने सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर यूज में लिया है एसिटाइल कोलिन। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस आपका यहाँ पर पहुंचेगा, या इम्पल्स कह दो, न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में बात करें तो इम्पल्स कह दो, आवेग कह दो, ये आवेग यहाँ पर पहुंचता है, तो ये सीधा आवेग यहाँ पर जा रहा है, तो ये इम्पल्स आपका अपन कहते हैं इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाएगा। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर कहाँ पर जाएगा, इस पोस्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास कह दो, या फिर कह दो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के पास। और यहाँ जाकर ये ब्रस्ट हो जाएगा, सिनेप्टिक वेसिकल ब्रस्ट हो जाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलिन इस बीच वाले स्पेस में रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होकर ये कहाँ पर पहुँचेगा, मसल्स की मेम्ब्रेन के पास। कहाँ पर पहुँचेगा, मसल्स की मेम्ब्रेन के पास।
इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर आया है, न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर आया है और लाकर किसको दी है, मसल की मेम्ब्रेन को। हाँ, अब इसको आपने क्या नाम दिया है, इस स्ट्रक्चर को पूरी को, इस कंपाउंडली इस न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट और मसल की मेम्ब्रेन को मिलाकर इस पूरी स्ट्रक्चर को आप एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको आप क्या कहते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बोलो भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशी संधि कहते हैं। और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड रहती है, तो आप कहेंगे इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं वो एसोसिएटेड रहेगी आपकी। पहली स्ट्रक्चर आपका न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट है उसकी मेम्ब्रेन इसमें एसोसिएट रहती है। पहली स्ट्रक्चर देखिए भैया, उसको आपने नाम दिया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या मीनिंग है भाई, सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब होता है संधि, जंक्शन, यानी जहां पर न्यूरॉन और मसल्स की संधि बन रही है, इस जंक्शन से पहले की मेम्ब्रेन, तो नाम क्या पड़ा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये पहली चीज इन्वॉल्व हुई। दूसरा, ये बीच का जो स्पेस है, ये वाला ये स्पेस है, उस स्पेस को अपन नाम देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या नाम देते हैं भाई, इस स्पेस का नाम आपने रखा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सेकंड नंबर पर आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ गया भाई। कौन आ गया, क्लेफ्ट यानी दरार, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बीच में स्पेस है ना, दरार, क्लेफ्ट, इसको कहा आपने साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और थर्ड स्ट्रक्चर जो इसमें एसोसिएट रहती है, तो आपने कह दिया स्ट्रक्चर क्या, कौन सी एसोसिएट रहेगी भाई, तो आप कहते हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर ये है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको आपने क्या नाम दिया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा। क्या कहा भाई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे भाई 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और थर्ड वन पॉइंट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, तो आप कहोगे न्यूरॉन की टर्मिनल मेम्ब्रेन है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरॉन और मसल्स के बीच का स्पेस है। और थर्ड वन पॉइंट आपने कहा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो वो आपकी मसल्स की मेम्ब्रेन होती है, सार्कोलेमा। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या चीज है, सार्कोलेमा। जो इम्पल्स, जो आवेग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन के पास किसने भेजा है, ब्रेन ने भेजा है, ब्रेन ने या सीएनएस ने, स्पाइनल कोड ने, कह दो, दोनों में से किसी ने भी भेजा है। जो इम्पल्स लेकर आ रहा है न्यूरॉन, वो अपना इम्पल्स है वो किसको कंडक्ट करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, तो आप कहेंगे वो मसल्स को। जैसे मेरे को हाथ ऊपर उठाने का इंफॉर्मेशन आया है भाई, ब्रेन से या सीएनएस से कह दो, हाथ ऊपर उठाने की इंफॉर्मेशन इम्पल्स आया है, तो मेरी बाइसेप्स में और ट्राइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। वो इम्पल्स किसके थ्रू बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के पास पहुंचेगा, न्यूरॉन के थ्रू पहुंचेगा। न्यूरॉन कैसे इंफॉर्मेशन देता है, तो आप कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाकर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहते हैं 3। एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो आपके न्यूरॉन की टर्मिनल मेम्ब्रेन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो आप कहेंगे कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच के स्पेस को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो आपने कहा सार्कोलेमा, मसल्स की मेम्ब्रेन को आपने क्या नाम दिया भाई, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे कि सर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में ये स्पेस रहता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो यहाँ इम्पल्स डायरेक्ट कंडक्ट हो सकता था, अब तो ये डायरेक्ट कंडक्ट नहीं हो पाएगा, लीकेज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो स्टिमुलस आ रहा था, जो इम्पल्स आ रहा था, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, और यहाँ ये केमिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट हो गया है, एसिटाइल कोलिन नाम के एक रसायन में केमिकल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आया था, और ये आगे आकर किस में फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है भाई, केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और ये केमिकल जाकर किससे मिलेगा, सार्कोलेमा से, मसल्स की मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाएगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस लाएगा। फिर इम्पल्स आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। देखिए इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा सार्कोलेमा में, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं सार्कोलेमा में, बेसिकली आप देखते हैं। तो देखिए ये आपकी कोई मसल है, और ये कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ है, और ये आपकी सार्कोलेमा है। इम्पल्स कैसे पहुंचा है सार्कोलेमा के पास, उसके बारे में आपने अभी डिस्कस किया, ध्यान दी। और यहाँ पर आपका इम्पल्स पहुंच चुका है, और किस रूप में, केमिकल इम्पल्स के रूप में। और वो क्या था केमिकल इम्पल्स, एसिटाइल कोलिन, या जिसको कह दो न्यूरोट्रांसमीटर था। अब जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुंचेगा, तो ये इम्पल्स मसल की मेम्ब्रेन में कंडक्ट होगा, मसल की पूरी मेम्ब्रेन पर पहुंचेगा। एक मसल्स के अंदर
क्या होता है कि मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो यहाँ पर पाई जाती है। मानो यह मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे इम्पल्स इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पहुंचेगा तो यहाँ से कैल्शियम के चैनल प्रोटीन हैं वो ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम के चैनल प्रोटीन ओपन होकर किसको सीक्रेट करेंगे कि भैया साइटोप्लाज्म के अंदर आप कैल्शियम सीक्रेट करवा रहे हो, है ना। जैसे इम्पल्स पहुंचेगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम सीक्रेट करेगी। किसके अंदर सीक्रेट करेगी, साइटोप्लाज्म में। किसमें सीक्रेट करेगी भाई, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए इम्पल्स आप मसल्स के अंदर पहुंचा चुके हैं। मसल में इम्पल्स ये कैसे एक्टिविटी करता है उसके बारे में अपन पहले मसल की एनाटॉमी देखते हैं और बाद में आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा इम्पल्स कैसे पहुंचा है। पहले तो था इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आकर केमिकल इम्पल्स के रूप में। फिर किसको दिया, सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा के पास से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पहुंचा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चेंजेज आए कि वहाँ कैल्शियम गेटेड चैनल खुल गए, और कैल्शियम के चैनल खुलने से कैल्शियम कहाँ रिलीज हुआ, सार्कोप्लाज्म में, यानी मसल के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ। ये कैल्शियम आगे किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, उसके बारे में अपन इसकी पूरी एनाटॉमी देखते हैं। जैसे आप कहते हैं ये एक आपकी मसल है। मसल इज ए टिश्यू, इट इज नॉट ए सेल, इट इज ग्रुप ऑफ सेल। सबसे पहली बात ये आपके माइंड में हमेशा ही रहना चाहिए। अब आप इसकी टीएस काट के देखिए, आपने इससे टीएस काटी और टीएस काट के आप इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो आपको मसल ऐसी दिखाई देगी। ये आपने मसल की टीएस काटी है, और इस मसल के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सबसे पहले आप उनको देखिएगा जरा। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल दिखाई देंगे। ये देखिए भाई, एक मसल टिश्यू है और इस मसल टिश्यू के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे बंडल्स दिखाई देते हैं। अब इन बंडल को आप डिटेल में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, देखिए इन बंडल के अंदर आपको छोटे छोटे और दिखाई देते हैं ऐसे बंडल। इन बंडल के अंदर आपको छोटे छोटे और बंडल दिखाई देते हैं। इन सभी बंडलों के अंदर आपको ऐसे बंडल्स दिखाई देंगे। सपोज ये देखिए भाई, अब है क्या ये स्ट्रक्चर, इसके बारे में सोचेंगे अपन तो देखिए इस स्ट्रक्चर को तो आप नाम देते हैं भाई एपीमाइसियम। एपीमाइसियम किसकी कवरिंग है, तो आप देखते हैं पूरे मसल की जो कवरिंग है उसको आपने नाम दिया एपीमाइसियम। और इस एपीमाइसियम के अंदर जो ये बंडल है, इस एक बंडल को जो कर रही स्ट्रक्चर उसको आप क्या नाम देते हैं, पेरीमाइसियम। और इस मसल के इस एक स्ट्रक्चर को या एक बंडल को आपने क्या नाम दिया है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फेसिकुलाई या फेसिकल्स। यानी कि बहुत सारे फेसिकुलाई आपस में मिलकर एक मसल बना रहे हैं। एक मसल में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे फेसिकुलाई देखने को मिलेंगी। और फेसिकुलाई के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, देखिएगा मसल फाइबर। क्या देखने को मिलते हैं बेटा, मसल फाइबर। ये क्या है, ये छोटे सी स्ट्रक्चर ये आपका है मसल फाइबर है। और मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है, इसकी कवरिंग को आप कहते हैं एंडोमाइसियम। ये मसल फाइबर है वो किससे कवर्ड है, तो आप नाम देते हैं बेटा एंडोमाइसियम से। यानी कि आपकी मसल के अंदर तीन तरह के माइसियम आपने देखी, तीन तरह की आपने कवरिंग देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचते हैं कि मसल का टीएस काट के देखा तो आपको बहुत सारी ऐसी पूलियां बंडल्स दिखाई दिए। वो बंडल क्या कहलाते हैं, वो बंडल कहलाते हैं फेसिकुलाई। और ऐसे बंडल इन फेसिकुलाई की जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उनको आप क्या कहेंगे, तो कहता है पेरीमाइसियम। और आपने कहा इन बंडल के अंदर फेसिकुलाई के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आपने कहा मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर क्या चीज है, मसल सेल। एक मसल की एक कोशिका को आप क्या नाम देते हैं, मसल फाइबर नाम देते हैं। और मसल फाइबर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सुरक्षात्मक परत होती है, उसको आप क्या नाम देते हैं, एंडोमाइसियम। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, फेसिकुलाई। ऐसे बहुत सारे फेसिकुलाई इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एपीमाइसियम। बात समझ में आ रही भाई। बेसिकली देखिए मैं यहाँ बना के बताऊँ आपको। आप कहेंगे कि सबसे पहले आपका मसल क्या है भाई, ये आपका मसल। और मसल के अंदर क्या मिलेंगे आपको, मसल के अंदर देखने को मिलते हैं फेसिकुलाई।
पेडिकुलाई, और पेडिकुलाई के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो आप कहते हैं मसल फाइबर। क्या देखने को मिलेंगे भाई? मसल फाइबर देखने को मिलते हैं। अब इन सब की कवरिंग क्या है? इसकी कवरिंग को तो आपने नाम दे दिया भाई एपीमाइसियम। क्या नाम दे दिया? एपीमाइसियम नाम दे दिया। और इनकी कवरिंग को आपने कहा, आपने नाम दे दिया भैया क्या? पेरीमाइसियम। और इनकी कवरिंग को आपने नाम दे दिया बेटा एंडोमाइसियम। क्या नाम दे दिया? एंडोमाइसियम। ये अपन बेसिक एनाटॉमी देख रहे हैं, मसल की स्ट्रक्चर अपन बाहर निकाल के देखते हैं। देखिएगा, इस मसल फाइबर को अपन एक एक मसल फाइबर को बाहर निकाल के देखते हैं, ये कैसी स्ट्रक्चर है, इसकी एनाटॉमी को अपन डिस्कस करते हैं। ये मसल फाइबर का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, मान लो एलएस काटा, खड़े मसल फाइबर को आपने काटा है भाई, है ना। और ऐसे मसल फाइबर को आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? ऐसे बहुत सारे बैंड दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये स्ट्रिएटेड है, स्केलेटल मसल है। कैसी मसल है भाई? रेखित पेशी है, या फिर कह दो कंकालीय पेशी है। ये वॉल्यूंट्री होती है, आपकी इच्छा पर कॉन्ट्रैक्ट होती है और आपकी इच्छा पर ही रिलैक्स होती है। चलना नहीं चलना, मुड़ना नहीं मुड़ना, ये आपके हाथ में है, इनवॉल्यूंट्री नहीं है। फिर दूसरी चीज आप कहते हैं, तो आप देखिएगा ये ऊपर से आपका टीएस भी है साथ में, तो आप देखेंगे इस टीएस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वो कुछ नहीं है, वो यही मसल फाइबर है, ऊपर से दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे ये मसल फाइबर क्या बला है? इन मसल फाइबर की अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, तो इनको अपन बाहर निकाल के देखते हैं कि यहाँ से अपन ने क्या किया, एक मसल फाइबर को बाहर निकाल, सॉरी ये मसल फाइबर है और इनके अंदर ये स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एक मिनट। मसल फाइबर, ये आपका मसल फाइबर है और इसको आपने देखा है, क्या देखा है भाई? मसल फाइबर की टीएस एज वेल एज एलएस है, ये आपका मसल फाइबर है, टीएस एज वेल एज आपकी एलएस है। हाँ, तो आप मसल फाइबर, जो ये मसल फाइबर है इसके अंदर ये स्ट्रिएटेड क्यों है, आपको रेखित क्यों दिखाई देता है? तो इन स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं माइक्रोफिलामेंट, या फिर सॉरी मिनट, इन्हें आप नाम देते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स कह दो या मायोफिलामेंट्स कह दो। इनकी मसल के अंदर पाए जाने वाले तंतु, पेशी के अंदर पाए जाने वाले तंतु को क्या नाम दिया आपने? पेशी फाइब्रिल्स, यानी तंतुक, है ना। ये क्या है? ये आपका पूरा एक मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के अंदर ये आपको स्ट्रिएटेड रेखित छोटी छोटी जो रेखाएं दिखाई दे रही है, ये किसकी वजह से हैं? तो आप कह रहे हैं मायोफाइब्रिल्स की वजह से। ये मायोफाइब्रिल्स किसने बनाया है, इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ एक्टिन और मायोसिन नाम की दो प्रोटीन पाई जाती है मसल सेल के अंदर, और एक्टिन और मायोसिन का ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, यानी एक्टिन और मायोसिन जो अल्टरनेटिवली एकांतरित रूप से जो अरेंज होती है, व्यवस्थित होती है, उनके कारण ही आपको ये स्ट्रिएशन, ये रेखाएं दिखाई दे रही है। देखिए इनको अपन बाहर निकाल के देखें तो आपकी ये तो है मायोसिन प्रोटीन, ये आपकी मायोसिन प्रोटीन है जो मोटी होती है, थिक फाइबर होते हैं। ऐसे प्रोटीन के फाइबर हैं जो मोटे होते हैं आपके, ये देखिए भैया, ये थिक प्रोटीन के फाइबर हैं। इसके बीच बीच में अल्टरनेटिव रूप से कौन अरेंज रहता है? तो आप कहेंगे ऐसे एक्टिन अरेंज रहती है, एक के बाद एक ये अल्टरनेटिव रूप में, फॉर्म में अरेंज रहती है। और ये आपकी जो थिन फाइबर है, पतले तंतु है, इनको आपने कह दिया एक्टिन, जो मोटे तंतु है इनको आपने कह दिया भाई मायोसिन। और ये जो एक्टिन होते हैं वो आपस में एक सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू रहते हैं, को आप नाम देते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं भाई? जेड लाइन। इस जेड लाइन आगे और मायोफाइब्रिल्स होते हैं आपके, ये लो, और इनसे आगे और आपके मायोफाइब्रिल्स होंगे ऐसे ही। ये देखिए भाई, अपन इनकी नेमिंग करें तो क्या चीज़ है? तो आपने कहा ये तो है एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है भाई? एक्टिन प्रोटीन। किससे बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन फिलामेंट है, फिर यूँ कहते हैं कि अपन ये एक्टिन फिलामेंट है।
फिलामेंट, ये भाई एक्टिन फिलामेंट। और ये मोटे वाले क्या हैं, तो आप कहेंगे थिक फाइबर हैं, इनको आप नाम देते हैं मायोसिन। क्या नाम देते हैं? मायोसिन फिलामेंट। पैक्टिन और मायोसिन अल्टरनेटिवली अरेंज होकर आपके क्या बना रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स बना रहे हैं। और इसको जो आपकी ट्रांसवर्स जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको आपने नाम दिया है, कह दिया जेड लाइन। पूरी स्ट्रक्चर डिटेल में बताता हूँ, एक मिनट। और इधर भी ये क्या है बेटा? जेड लाइन है। कौन सी? ये वाली। ये एक्टिन और मायोसिन का अल्टरनेटिव एकांतरित रूप से जो अरेंजमेंट है, इसके कारण आपको एक मसल फाइबर के अंदर क्या दिखाई देते हैं भाई? स्ट्रिएशन या रेखाएं रेखित रूप से दिखाई देता है। देखेंगे आगे भाई एक्टिन कैसे अरेंज रहते हैं। देखिएगा जरा, ये आपके एक्टिन जो पतले हैं, जो थिन फाइबर हैं, वो ये आप थिन फाइबर, और इनके बीच बीच में कौन से पाए जाते हैं? तो आपने कह दिया मोटे फाइबर पाए जाते हैं, जिनको आप नाम देते हैं भाई मायोसिन। क्या काम नाम देते हैं? ये लो मायोसिन। अब इसकी एनाटॉमी में आप ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये बन गई आपकी जेड लाइन। ये जिगजैग जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी जेड लाइन है। और अब इनके अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अलग अलग नेमिंग की गई है। इसको आपने बोल दिया जेड लाइन, और इसको भी आपने क्या बोल दिया भाई? जेड लाइन। और आपको ध्यान रहे, ऐसी स्ट्रक्चर इधर भी रहेगी और ऐसी ही स्ट्रक्चर आगे भी रहेगी। पूरी मसल फाइबर की लेंथ में ये मायोफाइब्रिल्स ऐसे अरेंज रहेंगे अल्टरनेटिव रूप से। जैसे मैं आपको अगले डायग्राम, इसी डायग्राम को कंटिन्यू करके बताऊं, तो ये लो भाई, ऐसी स्ट्रक्चर इधर भी रहेगी आपकी, ऐसी ही उधर भी रहेगी। और आपको बताऊं कि अंदर ये मायोसिन कैसे हैं, तो मायोसिन यहाँ आधा दिखेगा। मायोसिन यहाँ पर आपको ये आधा थोड़ा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा जैसे, ऐसे इधर भी आपको ऐसा थोड़ा सा बैंड दिखाई देगा मायोसिन का, है ना? ऐसे अरेंज रहती है। अब आप इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की नेमिंग करते हैं तो क्या पाते हैं? ये दो जेड लाइन है, और दो क्रमागत जेड लाइन के बीच की दूरी को आप क्या नाम देते हैं? सार्कोमियर। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर या फिर मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्रियात्मक इकाई। और क्रियात्मक इकाई कैसे डिसाइड करते हैं? क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट यानी कि मसल का फंक्शन क्या होता है, सोच के बताइए। मसल का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। और यहाँ संकुचित कौन होगा मायोफाइब्रिल में? मसल पूरी लंबाई में जैसे संकुचित होगी, तो किसके कारण संकुचित होगी? इन मसल फाइबर के कारण। ये मायोफाइब्रिल, ये दोनों जेड लाइन पास पास आएगी। ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे, तो दोनों जेड लाइन पास पास आएगी, और आपका ये सार्कोमियर है वह छोटा होता जाएगा। और दोनों ही ये जो पतले वाले एक्टिन है, ये जब तक आपस में टच नहीं कर लेते एक दूसरे को, तब तक ये मसल कॉन्टैक्ट होती रहेगी, है ना? ये यहाँ से ये दोनों ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने, तब तक ये मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। ये पतले वाले तंतु एक्टिन आते हैं अंदर की तरफ, मायोसिन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मायोसिन स्टेबल है, ठीक है, न तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है न इनमें रिलैक्सेशन होता है। केवल क्या होता है, एक्टिन फिसल कर मायोसिन के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यानी दोनों जेड लाइन पास पास आएगी, यानी सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। देखिएगा भाई, अब इनके बैंड के नाम रखते हैं अपन। क्या क्या नाम रखे जाते हैं? ये जो मायोसिन की पूरी लंबाई में जो बैंड है वो ए बैंड कहलाता है। एक मसल के अंदर क्या कहलाता है? ए बैंड। मायोसिन की पूरी लंबाई में, यानी इसमें कुछ भाग एक्टिन का भी इन्वॉल्व हो रहा है ना? मायोसिन अकेला नहीं है, तो कुछ कुछ भाग है वो एक्टिन वाला भी इन्वॉल्व हो रहा है। बीच बीच में कुछ जगह पर ये बैंड जैसे केवल मायोसिन से बने हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये एक्टिन प्लस मायोसिन से बने हुए हैं। तो इन बैंड को अपन ने क्या कह दिया? ए बैंड कह दिया। या फिर ये ज्यादा सघन है, डेंस है, क्योंकि मायोसिन मोटा है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? डार्क बैंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या दे सकते हैं भाई? ए बैंड का आप दूसरा नाम देते हैं डार्क बैंड। क्या नाम देते हैं भाई? डार्क
बैंड नाम देते हैं ये लोग। दूसरा अगला बैंड, तो अगले बैंड की आप बात करते हैं तो देखिए ये आपका आई बैंड है, ये यहाँ से लेकर अगले मसल फाइबर के ए बैंड तक जाएगा, इसको कह दिया आपने आई बैंड। और ये आई बैंड एक सार्कोमेर में इधर ये आधा आई बैंड है और इधर ये आधा आई बैंड है, क्योंकि आधा अगले सार्कोमेर में आ जाएगा। जहां जहां केवल एक्टिन मिलेगा वहां वहां तक की लंबाई का बैंड, कहाँ कहाँ की भाई, जहां केवल कौन मिलेगा भाई, एक्टिन। जहां केवल आपको यहाँ जैसे मायोसिन वापस आना शुरू हो गया है, तो देखिए यहाँ आपका मायोसिन है वो वापस आ गया, तो मायोसिन आने तक की लंबाई का बैंड है आपका ये, यहाँ तक का पूरा बैंड आपका क्या कहलाएगा, आई बैंड कहलाएगा। यानी कि इधर के मायोसिन से लेकर दूसरे वाले सार्कोमियर के मायोसिन तक की लंबाई में फैला हुआ बैंड आपका आई बैंड है। और इसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं भाई, इसको आप दूसरा नाम देते हैं लाइट बैंड, क्योंकि ये केवल थिन मसल फाइबर एक्टिन से मिलकर बने हुए हैं, तो इसको आपने क्या दे दिया, लाइट बैंड, हल्के बैंड, लाइट बैंड नाम दिया। आ रही है बात समझ में। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आपकी मसल के अंदर पाई जाती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कौन कौन हुई कि आपने सबसे पहले देखा मसल, मसल इज ए टिश्यू, मसल की टीएस काट के देखा तो आपको बहुत सारे बंडल्स दिखाई दिए जिनको आपने कहा फेसिकल्स। आपने फेसिकल्स को काट के देखा तो उसके अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर दिखाई दिए। और मसल फाइबर ही क्या है, मसल की कोशिका, मसल सेल। मसल इज ए टिश्यू वाइल मसल फाइबर इज ए मसल सेल। और मसल फाइबर को आपने बाहर निकालकर उसकी एलएस काट कर देखा तो आपको ऐसा स्ट्रिएशन दिखाई दिया, ऐसी रेखाएं दिखाई दी। तो आपने एनालिसिस किया कि ये रेखाएं किसके कारण है, तो आपने कहा इस पूरी मसल की लेंथ में बहुत सारे फाइबर बिखरे पड़े रहते हैं और वो फाइबर एक पैरेलल अरेंजमेंट, व्यवस्थित रूप से अरेंज रहते हैं। और उन व्यवस्थित अरेंजमेंट में व्यवस्थित रह रखे मायोफाइब्रिल्स को आपने एनालिसिस किया तो आपने कहा ये किससे बने हुए हैं, तो आपने कहा ये दो प्रकार की प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन के फाइबर के अल्टरनेट अरेंजमेंट से बने हुए हैं, जिसमें से मायोसिन थिक मसल फाइबर है, वह एक्टिन है वो थिन मसल फाइबर है। और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पैरेलली अल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं। दो जो आपके ये हैं जेड लाइन, इनके बीच की दूरी को आपने क्या नाम दिया है, सार्कोमियर। इससे आगे इसी तरह दूसरी जेड लाइन भी आ जाएगी। और आपने कहा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों जेड लाइन क्या होती है, पास पास आती है। जैसे आपने कहा एक्टिन के बीचों बीच की लाइन या आई बैंड के या लाइट बैंड के बीचों बीच कौन सी लाइन है, तो आपने कहा आपकी जेड लाइन है। वैसे ही इस मायोसिन के बीचों बीच भी आपको कोई लाइन पूछे तो ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है जिसको आपने क्या नाम दिया है भाई, एम लाइन। और मैं एक और टर्म यहाँ पर यूज करूंगा, देखिएगा कि भाई ये जो ए बैंड है, ए बैंड आपका एक्टिन से भी बना है और बीच बीच में केवल मायोसिन से बना है, और साइड में आपके साइड में किससे बना है, एक्टिन प्लस मायोसिन से, और सेंटर में केवल और केवल मायोसिन से। जो केवल मायोसिन वाला पार्ट है आई बैंड का, उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप कहते हैं भैया एच जोन। क्या कहते हैं, कौन सा जोन, एच जोन। जब एक पेशी पूर्णतया संकुचित हो जाएगी, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जेड लाइन पास पास आएगी, सार्कोमियर संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिन है वो खिसक कर यहाँ तक पहुंच जाएगा, इधर वाला एक्टिन यहाँ तक पहुंच जाएगा। दोनों एक्टिन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने कहा है एच जोन। जैसे ही मसल संकुचित होती है तो एच जोन क्या हो जाता है भाई, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर। यही बात अपने को ध्यान रखनी है। एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछता है, पेशी संकुचन के दौरान क्या क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल बी हैपन। तो आपसे आप कहेंगे कि भैया सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस होगी, सार्कोमियर की लंबाई घटेगी, दोनों जेड लाइन क्या होगा, पास पास आएगी। तीसरी बात आपसे कहें कि ए बैंड की लंबाई के ऊपर कोई असर पड़ेगा ना, ए बैंड क्या है, मायोसिन की लंबाई है, केवल और केवल किसकी लंबाई है, मायोसिन की। क्या आई बैंड की लंबाई पर इफेक्ट होगा, यस, आई बैंड की लंबाई घटेगी, क्योंकि जेड लाइन पास पास आ रही है ना भाई। आई बैंड तो केवल वो बैंड है जहां केवल और केवल क्या मिलना चाहिए, एक्टिन मिलना चाहिए। लेकिन ए बैंड में तो एक्टिन भी मिल सकता है, मायोसिन तो मिलता ही है ना। तो आपका ए बैंड कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, पूर्णतया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सार्कोमियर घटेगा, दोनों जेड लाइन पास पास आएगी, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर होगा, आई बैंड की लंबाई क्या हो जाएगी, घटेगी।
ए बैंड की लंबाई कभी भी चेंज नहीं होगी, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट अपन कहें क्या क्या चेंज होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा लेंथ ऑफ सार्कोमियर, क्या पेशी की लंबाई, लेंथ ऑफ सार्कोमियर पर क्या इफेक्ट होता है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर तो आप कहेंगे रिड्यूस होती है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या होती है बेटा, घटती है, रिड्यूस्ड, डिक्रीज होगी, रिड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन आप कहते हैं कि विड्थ ऑफ ए बैंड, ए बैंड की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देयर विल बी नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम। आप कहेंगे सेम रहेगी भाई, क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या, ए बैंड की विड्थ है वो। तीसरी बात आपके सामने आती है आई बैंड, विड्थ ऑफ आई बैंड। तो आई बैंड भाई रिड्यूस होगा, क्योंकि दोनों एक्टिन क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं और किसके ऊपर फिसल रहे हैं, मायोसिन के ऊपर, और मायोसिन के ऊपर फिसलते ही वो किस में काउंट हो जाएंगे, ए बैंड के अंदर आपका रिड्यूस होगा। क्या होगा भाई, रिड्यूस, रिड्यूस। अगली बात अपन करें तो कि भाई ये जो है फोर्थ पॉइंट, ए बैंड आ गया, आई बैंड आ गया और लेंथ ऑफ सार्कोमियर आ गई, और आपसे कहें कि एच जोन, एच जोन का क्या होगा। तो आप आंसर देंगे एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्टिन के बीच क्या, दोनों एक्टिन के बीच की डिस्टेंस को ही आपने क्या नाम दिया था, एच जोन, और दोनों एक्टिन आमने सामने आ जाएंगे। तो एच जोन क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीटली आपका डिसअपियर, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एच जोन आपका गायब हो जाता है। ये चेंजेज आते हैं एक मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब मैं मसल की फंक्शनल प्रोटीन की बात करता हूँ, जिसमें एक्टिन और मायोसिन तो होगी होगी, इसके साथ साथ दो प्रोटीन और पार्टिसिपेट करती है। जैसे देखिएगा अपन बात करते हैं मसल की फंक्शनल प्रोटीन, प्रोटीन ऑफ मसल, प्रोटीन ऑफ मसल। तो सबसे पहले देखिए भाई मसल की प्रोटीन कौन कौन सी है। तो मसल के अंदर एक्टिन होती है, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट ले रही है, भाग ले रही है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचन में भाग ले रही है भैया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये संकुचनशील प्रोटीन है, किसकी, मसल के अंदर पाई जाने वाली संकुचनशील प्रोटीन। तो आपकी हो गई एक्टिन, कौन सी है, एक्टिन। दूसरे नंबर पे आपकी होती है मायोसिन, तीसरे नंबर पर आपकी होती है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और फोर्थ नंबर पर आपकी है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ये चार कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो आपके मसल के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिन, सेकंड वन इज मायोसिन, थर्ड वन इज ट्रोपोमायोसिन और फोर्थ वन इज ट्रोपोनिन। देखिए अब इनके प्रकार के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे इसके पास, बाकी चैप्टर अपन नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।